बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और ये हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। यकीनी तौर पर बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच हार गया, पहला काफ़ी करीब आकर हारा, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी इशूज़ हैं। बाबर आजम नॉमिनेट हुए हैं T20 के बेस्ट प्लेयर की रैंकिंग में आ गए हैं, अभी उसका फ़ैसला होना बाकी है। अगले साल भी मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा वैसे, लेकिन अगले माह उसका मामला फ़ाइनल होगा। उसमें और भी लोग नॉमिनेट हुए हैं। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की फतह के साथ ख़त्म हुआ। ये सारे मामलात हैं, लेकिन पहले अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। एक तो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्या हो खैरियत? पहला दिन है ना, खुश भी लग रहे हैं आज। खुश अच्छा, पहले दिन ही खुश होते हैं सिर्फ आप? नहीं, पहले दिन से खुशी मेरी शुरू होती है, फिर बढ़ती रहती है। नहीं, अगले 2 दिन तो खुश नहीं होते आप देखिएगा ना, अभी आप देखिएगा, अभी तो शुरुआत है। देखिए, ब्लेजर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप अगले 2 दिन भी पहने, बहुत खुश, बहुत चलें जी, ब्लेज़र पहनूंगा अगले 2 दिन पहनूंगा। एक और साहब भी हमने आज मदऊ किया है, बड़े ही जाने माने होस्ट हैं पाकिस्तान के, स्पोर्ट्स रूम के नाम से प्रोग्राम करते हुए भी इनको तकरीबन 16-17 साल हो गए। 2009 से इन्होंने शुरू किया था प्रोग्राम, और उससे पहले से 2003 से टीवी होस्टिंग में ये अपना नाम बना रहे हैं। नजीबुल हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं भाई? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर इन कमिंग ओवर। हमने आपको बुलाया तनवीर साहब के साथ। यार, इसमें मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हम नजीब के शो में जाया करते थे, आज नजीब हमारे शो में। ये जो आतिश है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। ये आतिश जवान आपके जी बिल्कुल। अब जो अब आज का जो तनवीर अहमद आप देख रहे हैं, ये मुझे ऐसे नहीं मिले थे। आपने इनको आप इनके पीछे आपका हाथ। अनफॉर्चुनेटली उससे पहले मैं एक जगह और किसी चैनल पे था, वहां से फिर ये कहीं और से थे, लेकिन काम मेरे साथ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद यहाँ काम किया, काफी टाइम काम किए इनके साथ। बहुत काम के आदमी हैं इसका मतलब। जी, कह सकते हैं। चलें जी, लेट्स गो टू आवर कह सकते हैं, गौर नहीं किया आपने। व्हिच इज पिच साइड। तो पिच साइड का आगाज़ करेंगे। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच कल ख़त्म हुआ जोहान्सबर्ग में, पाकिस्तान को नाकामी हुई, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला। इन माय ओपिनियन बहुत अच्छा खेला। कुछ चांसेस पाकिस्तान को मिले थे। बिल्कुल आखिरी 1.5 घंटे का जो खेल था वो बहुत दिलचस्प था। उसमें अब्बास की बॉलिंग की तारीफ़ कौन नहीं कर रहा। तो नजीबुल हसनैन साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरी 2 घंटे का खेल, मतलब आपको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकेगा, क्या वजह रही कि पाकिस्तान जीता नहीं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टेस्ट क्रिकेट उस लेवल पे चली गई है कि जहां आप फर्स्ट इनिंग में टोन सेट करते हैं और मैच आप फिर डिक्टेट कराते हैं। जो फर्स्ट इनिंग में बाजी ले जाता है, ज़्यादा चांसेस उसके हो जाते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब आप देख लें जितने मैचेस हो रहे हैं, साथ ही आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न टेस्ट भी देखा। ये 2 घंटे में ही काम हो रहा है। जो मैच एक्साइटिंग और सनसनीखेज बनाया, वो जनूबी अफ्रीका ने बनाया। वो अपने हाथों से अपना गला घोट के चोक कर रहे थे, लेकिन हमने इतनी गलतियां की कि हम उसको पकड़ नहीं पाए। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम अब्बास बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा आपने काउंटर क्या प्लान किया हुआ था? पहली इनिंग में भी आपने उनको 213 पर 8 कर दिया, फिर 88 रन बनवाए। दूसरी इनिंग में भी 8 आप पहले आउट कर चुके थे, फिर आप रबाडा से मार खा रहे हैं। तो अब्बास का साथ तो किसी और ने नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गलतियां खुद की हैं। और तनवीर, ये तो बड़े अरसे से पाकिस्तान करता आ रहा है। अभी घर पे जो टेस्ट मैच हुआ था, उसने भी 6 आउट कर लिए थे उनके, लेकिन पाकिस्तान पकड़ नहीं सका। जो नजीब कह रहे हैं अब्बास की, लेकिन सबसे पहले अब्बास ने शानदार बॉलिंग की। अग्री करते हैं आप? बिल्कुल नहीं अग्री करूंगा तो मारेंगे लोग मुझे। क्योंकि जो उसने परफॉर्मेंस दी 3 साल बाद, वो जो आया, देखिए मेरे तो बड़े सवालात है ना। आपको याद है, यही शो में बैठ के मैंने बोला था कि अगर अब्बास को खिला रहे हैं, या जो मीर हमज़ा के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, अगर अब्बास को खिलाना है, आपने इतने टाइम बाद आप लेके आए, लेकिन फिर मीर हमज़ा को भी आप लेके चलें। लेकिन अगर उसको खिलाते हैं अब्बास को, तो ठीक है, आप जाने दें। तो अगर उसने 3 साल बाद आके परफॉर्मेंस दी है, वो सबसे पहले तो उसने गंदा कर दिया सबको, जितने भी सिलेक्टर्स थे, जितने भी कोचेस थे, जितने भी सिलेक्टर्स थे, सब वो जो टीम वहाब रियाज थे,
पूरी उनकी मुझे टीम थी, मुझे यूसुफ थे, अफसोस रज़ाक मुझे थे। अफसोस इफ आई ये- में सबसे पहले तो आप जिम्मेदार उसको ठहराइए ना, वो जो आपके चेयरमैन कहते थे कि 30 साल से बड़े खिलाड़ी तो बस अपना समझे पत्ता ही कट गया है रमीज राजा उनका, की बात ये बिल्कुल सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने टैलेंट को नहीं देखा। दूसरी बात ये कि तनवीर भाई खुद इस बात से एग्री करेंगे, जाहिर है इनकी एक्सपर्टीज है बॉलिंग में, ये बताएंगे कि अब्बास जैसे प्लेयर के लिए आपने सोचना है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आप अब्बास को अगर पिंडी और मुल्तान में खिलाएंगे तो आप उसके साथ ज्यादती करेंगे। जिस तरह की कंडीशन का वो बॉलर है वहां वो खेलेगा तो वहां उसको बहुत फायदा होगा। तो ये कंडीशन भी मतलब की थी। और ये जो बात है ना, पेस नहीं है, पेस नहीं है, ये उसने खत्म किया। स्किल होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए उसमें लाहौर में जो, मैं तनवीर एक बात ऐड कर दूं, लाहौर में जो उसने आखिरी 3 फर्स्ट क्लास खेले हैं उसमें उसकी 7 विकेट्स एक मैच में, 2 विकेट्स एक मैच में और 5 विकेट्स एक मैच में। ये आखिरी जो फर्स्ट क्लास वो खेला है। स्वामी में भी 2 खेला है। देखिए मेरा सबसे पहले सवाल तो सबसे है ना, जिस तरह अभी नजीब ने भी बात की कि जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जाहिर सी बात है वो रमीज़ राजा साहब ने इस किस्म, उन्होंने भी इस किस्म की बातें की और सुना भी था कि इनसे बात भी हुई थी कि सुना है आपका पेस है, बकौल मीडिया के थ्रू चीज़ें पता चलती रही। फिर उसके बाद आपके सिलेक्टर्स हो गए, फिर आपके कोचेज़ हो गए। मेरा सवाल ये है कि इस 3 साल के अंदर तक कभी भी उसके लिए किसी ने बात नहीं की, कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। यही सुनते रहे, पेस कम, अनफिट, फलानी इंजरी, ये इंजरी, वो इंजरी, ये सब कुछ होती रही। और वो रेगुलर बेसिस पे इंग्लैंड लीग काउंटीज क्रिकेट खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा। 700 विकेट्स हो गई। अब मैं उसके रीज़न बताता हूँ आपको। ये जो इसने 20 ओवर का स्पेल किया ना, ये 20 ओवर का स्पेल इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आ रहा है जी। उसने 20 ओवर का स्पेल कर दिया, या इतने अरसे के बाद आया उसने 20 ओवर का स्पेल कर दिया। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो तगड़े लड़के जिन्होंने 400, 450, 500 आउट किए हुए होते थे ना, वो हर मैच में 20-20 ओवर का एक स्पेल करते थे। हर मैच में 15-15, 20-20 ओवर का स्पेल करते थे। मेरी नज़र में अब्बास ने कोई कारनामा नहीं किया, क्योंकि मुझे तो पता है डोमेस्टिक में ये सब कुछ होता रहा है। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि उसने 700 आउट किए हैं, उसने लंबी बॉलिंग की हुई है, उसको पता है कब जान मारनी है, कब रन अप स्लो करना है, कब बॉडी ला के मारनी है, कौन सी जगह पे गेंद करनी, क्या करना है। अब वो जब वो बॉलिंग कर रहा था, अब आप ये देखो क्लोज द स्टंप भी जा रहा है, सेंटर से भी बॉल कर रहा है, वाइड ऑफ द क्रीज से भी बॉल कर रहा है। उसने विकेटें कहाँ से ली? वाइड ऑफ द क्रीज से जाके ली। जब आपको 700 विकेटों का एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप क्लोज द स्टंप जाते हैं, आप उस एरिया को, जिस एरिया पे वो हिट कर रहा था, 70-80% उसने एक जिस लेंथ पे हिट कर रहा था, वो 700 वाले हिट कर सकता है। वो नसीम शाह हिट नहीं कर सकता, वो शाहीन अफरीदी हिट नहीं कर सकता, वो हारिस रऊफ हिट नहीं उस जगह पे कर सकता। जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं, वहां से अगर उसको विकेट नहीं मिल रही थी तो वो थोड़ा सा बाहर आया, वाइड ऑफ द क्रीज आया, एक बॉल ये सीधी जा रही है, एक बॉल यहां से आ रही है, तो वो बिल्कुल बैट्समैन की लाइन चेंज हो जाती है। और वहां से जब वो हो रहा है, वहां से देखो वाइड ऑफ द क्रीज गया, मकरम को बॉल नीचे हुआ है और बॉच को बॉल थोड़ा सा जो फ्लाई की है उसी जगह से। तो जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं, आपको बड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से बॉल किक कर रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो इंग्लैंड लीग क्रिकेट खेलता रहा, सॉरी काउंटी क्रिकेट, वहां इतनी खेली, वहां खेल खेल के उसकी लाइन ठीक है। तो भाई मतलब हम ये कहते हैं, जिस तरह आपने, मैं साजिद खान की बात करता रहा ना कि आप साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके गए, समझ ही आई कि जी चलो जी वो साउथ अफ्रीका उसकी पिचेस नहीं है। स्पिनर्स का रिकॉर्ड देखिए अच्छा नहीं आप है। वो ठीक है, रिकॉर्ड अच्छी नहीं है। बहुत मसला है। पता क्या, मसला पता क्या, मैं कहता हूं मसला ये लेके है जाना चाहिए, आप कि सिचुएशन के हिसाब से आप- ना खिलाएं। मसला ये है कि अगर आप अब्बास के बारे में ये समझते थे कि जी फ्लैट पिचेस का बॉलर नहीं है, इसकी स्पेस कम है, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में तो आप उसको लेके जा सकते थे। 100%। हम पता क्या करते हैं, English एक तो condition आएंगी अभी ना अभी, सुने, एक तो अभी ये नजीब ने जो थोड़ी देर पहले बात बोली ना, 30 साल, हमारे ये लेजेंड्स जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े लेजेंड समझते हैं ना, जो 150 पे ये इसकी बातें करते, हमारे फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट इनकी वजह से खराब हुई है। और मैंने भी इनकी वजह से बहुत बातें सुनी, 34 हो गया है, 33 हो गया है, फलाना हो गया है। ये समझते हैं कि अगर हम 18-19 में आए थे, 20 में आए थे, तो दूसरे भी 18-19-20 में ही आने चाहिए। इन्होंने बर्बादी की है, ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, इन्होंने आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट बर्बाद की है। ये जब 30 से उससे ऊपर टापते हैं, कहते हैं जी दादा गेंद ही नहीं पहुंच रहा, ए ते 32 हो गया, ए ते 33 हो गया। ऐसा नहीं होता है। अभी अब्बास की जो एज है, जिस एज में वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है 34 साल का है, तो क्या उस 34 साल का लड़का जिसका पेस 120, 122, 23 पे कर रहा है, उसने इंपैक्ट अच्छा डाला है या नसीम शाह ने? नसीम शाह 20-21 साल का है। ऐसे लड़के को जो 20-21 साल में अगर जोर नहीं लगा सकता ना, तो मैं तो पहली फुर्सत में ऐसे बंदे को टीम से फारिग करूं। आपने सिर्फ 9 ओवर किए, जान मारो ना यार, जान मारो, तेज बाउंसर करो। कैप्टन को बोलो भाई मैंने एक एंड से गेंद करनी है, 2 विकेटें रह गई हैं,
उनको बाउंसर तो कराओ, कुछ भी नहीं। तो ऐसी एज का फायदा क्या, मुझे बता दो। सारे फिर 34 साल वाले खिला दो, ज्यादा बेहतर नहीं। कप्तान पे सवाल इन्होंने उठाया, कप्तानी पे शान मसूद की कैप्टनसी वाज ओके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शान मसूद की, लेकिन मुझे जो मेरा प्रॉब्लम है ना वो ये कि आपको तोड़ लाना चाहिए। हमारी टेल को देखा आपने, जिस दिन अभी इस मैच में क्या हुआ है, इस मैच में ये हुआ 148 का टारगेट कैसे दिया आपने, रिजवान नहीं चले, सलमान अली आगा नहीं चले, टेल आपकी कितनी लंबी हो जाती है आपका। उसके बाद 1-0, 18-0, 3-0, ये आपके स्कोर्स हैं। अब आप जो उनकी टेल कर रही है क्योंकि आपके पास कोई काउंटर नहीं है। आप टेल की जो बात कर रहे हैं ना, उसकी रीजन भी है भाई। आजकल की क्रिकेट के अंदर टेल एंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। हम फंस रहे हैं। वजह ये है कि की बात हो रही है। एक शान मसूद पे आते हैं। पहले जो ये टेल की बात हो रही है ना, उस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपको 3 दिन के 4 दिन के कैंप से बैटिंग नहीं आएगी, ना आपकी बैटिंग आएगी। आपको डोमेस्टिक में अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी होगी। क्यों वाशिंगटन सुंदर वहां पे नितेश कुमार रेड्डी इस तरह के रन कर रहे हैं, आपकी टेल नहीं करती कभी, मैंने तो नहीं देखा। चले शान मसूद तो अब ऑलराउंडर हो गया है। से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मैच के बाद की, उसमें से एक सवाल इसी हवाले से हुआ था कि पाकिस्तान ने क्या गलतियां की। शान मसूद ने क्या कहा वो सुनिए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। I think all 4 innings, and we can only look at ourselves. And I think the message for us is very clear that I'll sound like a broken record. That we're good at competing. We've competed well when we've played in conditions like Australia and South Africa. We have to be ruthless and we have to finish games off, and we have to seize moments where you're going to make mistakes over 4 days. 5 days, 3 days, how many days you play, but you need to have cushions. And I thought when it came to a time where we could get that cushion, whether that was with the bat, first innings, third innings, or whether that was with the ball when we had them 8 down on 2 occasions. We didn't have that cushion, and sometimes then you get partnerships like Bosch's innings, like Rabada and Jansen, and तो वही तनवीर ने भी बात की, शान ने भी, कि हमने उनको छोड़ दिया खुद, मतलब 8 आउट करने के बाद भी। ये तो कहानी पाकिस्तान की पुरानी है ना, शान का यही टेस्ट मैच की कहानी तो ये नहीं। देखिए रिलैक्स हो गए ना। होता क्या है, जब आपको ये पता हो ना हमने 148 डिफेंड करने, पिच ऐसी है यहाँ पे हमने विकेट्स लेने ही लेने, तो फिर कप्तान भी टाइट होता है, बॉलर्स भी टाइट होते हैं कि यार इनकी जो बैटिंग है बहुत लंबी है, अगर 148 में आप वेवर्ड हो जाएंगे, रन्स जल्दी बना लेंगे, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी फोकस फोकस फोकस। मुझे तो ऐसा लगता है अब्बास अगर नहीं होता ये तो कब से जीत चुके होते हैं। उसने जिस लाइन और लेंथ पे बॉल की है, जो मुश्किल में डाला हुआ था, आउट भी साथ में कर रहा था, उसकी वजह से वो पैनिक हुए थे कि यार इसको विकेट्स नहीं देनी है। आपने 8 आउट कर लिए, तकरीबन 48-49 रन रह गए थे, आप रिलैक्स हुए। अच्छा होता क्या है, जब आपके पास टेलेंडर्स आते हैं ना, अब रबादा हो गया, ये जैनसन हो गया, ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार थोड़ी हैं कि जी इनको आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग क्या थी, वही प्लानिंग थी, ठीक है, लेकिन बात ये है कि क्या आपने बाउंसर्स करवाए उनको? नहीं। चले जी नहीं, आप कोई करवा नहीं सकता बाउंसर। क्या आपने टेलेंडर के सामने स्पिनर लेके आए? स्पिनर लेके आ जाओ, कोई प्लानिंग चेंज तो करो। क्या पता रबादा मारने की कोशिश करता, जैनसन मारने की कोशिश करता, विकेट्स मिल जाती है। और जो आप बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता कि केशव महाराज फिट होता तो वो नहीं खेलता? बिल्कुल खेलता, 100% खेलता। तो ये तो आपकी जरूरत थी, आपने वहां कुछ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तोड़ आपको निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास तोड़ आपको निकालना देखिए, ये ऑप्शन नहीं था कि आमिर जमाल ने पूरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की, आपने एक ओवर करा के 11 रन करवा दिए। लेकर आए थे वो उस वक्त जब खुरम शहजाद भी आ सकता था। बहुत गलत फैसला था, जब वो तो रिदम में ही नहीं था। बहुत बात हो सकती है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट मैच पे, बहुत ज़्यादा कमजोरियां थी यकीनन। जब भी नतीजा वो नहीं निकला जो पाकिस्तान चाह रहा था, लेकिन शान मसूद ने जिस तरह से कहा, तनवीर जिस तरह से बात करें, नजीम जिस तरह से बात करें कि पाकिस्तान वो उस पोजीशन में आके अपनी ग्रिप लूज कर देता है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन।
वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की, उसमें बॉलिंग पर अब्बास की बात हुई। एक और बैटिंग की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। सऊद शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। बाबर आजम ने 50 रन बिलाखिर वो करने में कामयाब हो गया। ये आपका सवाल है? सवाल नहीं है, ये मेरा एक या आपके लिए छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, वो 50 रन उससे कर दिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने से मेरे out लिए हुआ। छोड़ दिया, बाकी मैं खुद ही समझ जाऊंगा। उन्होंने आपने छोड़ दिया, उन्होंने कहा अब यहाँ से आप जिस तरह से out हो गया। बाबरनामा शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जिस तरह की उसकी फॉर्म चल रही थी, ये एक थोड़ा सा मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ। देखिए किसी भी टीम का जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है ना, उसकी परफॉर्मेंसेज होती, कोई भी टीम हो। अब जिस तरह रोहित शर्मा की आउट ऑफ फॉर्म है या विराट कोहली है, वो भी उसको कैरी कर रहे हैं। स्मिथ की अगर मैं बात बताऊं, इस टेस्ट मैच में 140 किए, उससे पहले ब्रिस्बेन में 100 किए। लेकिन अगर आप उससे पहले 15-20 इनिंग चले जाएं, एक आध 50 है। परफॉर्मेंस नहीं है, एक आध 50, 15-20 इनिंग में। तो आप ऐसे प्लेयर को किसी ना किसी को आप कैरी करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक जूनियर आप उसको 18 इनिंग 20 इनिंग दे दें, हमेशा उसको देते। मैं बाबर की इस वजह से बात करता हूं कि यार वो जितनी परफॉर्मेंसेस दे चुका है, अब अच्छी दे रहा है, बुरी दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसकी कोई परफॉर्मेंसेस है जिसकी वजह से उसको मौका मिल रहा है। ज़रूर बाबर अगर यंग होता कभी भी उसको इतना मौका नहीं मिलता। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चले उसने वनडे में 250 किए। मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं उसको 50 करने चाहिए। उसके ऊपर जो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं रन्स नहीं कर पा रहा, वनडेज में नज़र आए, उसकी वजह से इतनी मुश्किल कंडीशन में उसने 50 रन की इनिंग खेली, जिसकी वजह से सऊद के साथ मिलकर उसने 148 किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है कि उसकी कई बल्ले पे बॉल लगना शुरू हुआ है, उसके रन्स होना शुरू हुए हैं। तो उम्मीद मुझे यही है कि अब आगे चल के जिस तरीके से उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, मुझे लगता है कि आगे चल के वो कहीं ना कहीं हमें बड़ी इनिंग्स खेलता हुआ नजर आएगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि वो ऑफ स्टंप पे गेंदों से काफ़ी ज़्यादा कॉशियस थे इस इनिंग में। जिसने 50 किया, उन्होंने काफ़ी गेंदें छोड़ी भी हैं। देखिए वो बात सही है कि उनके रन्स करना बहुत ज़रूरी है। उनके रन्स होना एक अच्छा साइन है। 19 इनिंग्स से उनकी 50 नहीं थी, 19 इनिंग्स 50 नहीं थी उनकी। और वो 60 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं इस साल में, सारे पाकिस्तान हारा है। जो जीता है 2, उसमें वो नहीं थे। पहले हम एक जुमला सुनते थे, अकेला बाबर क्या करेगा। अब जब ये सिलेक्शन कमेटी आई है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, ऊपर कामरान गुलाम है, नीचे सऊद शकील अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं, आगा सलमान इस बार नहीं चले लेकिन रन कर रहे हैं, तो आपका एक बैलेंस बन रहा है। ये बाबर के लिए भी अच्छा है। पहले तो ये था कि कप्तानी का भी प्रेशर है, अब तो कोई प्रेशर नहीं है। अब तो उनको प्रूव करना है। जब 50 करने के बाद काम ख़त्म हो गया था, आगे लेके जाना चाहिए था। ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, मानता हूँ, लेकिन अब क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि अब वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि अकेला बाबर क्या करेगा, रन्स करने पड़ेंगे। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। देखें, ये नजीब ने जो बात बोली ना कि उसने शॉट मारा, वो एक तो जैनसन की हाइट बहुत ज़्यादा, फ्लाई हुआ, वो कवर्स पे खेलने चाह रहा था, जिसकी वजह से बॉल फ्लाई हुआ, वो पॉइंट पे सीधा हाथ में चला गया, जिसकी वजह से वो आउट नहीं, शॉट मारा नहीं, आपने बोला ना कि आउट हो गया वो, जिसकी वजह से आगे भी जाना चाहिए था। नहीं, मैं उसके आउट होने का रीजन बता रहा हूँ कि उसका बॉल भी थोड़ा फ्लाई कर गया, जिसकी वजह से आउट हुआ। बाकी देखिए यार, बॉल बाबर की मर्जी से बॉल हो, ये जस्टिफिकेशन बाबर देना आप क्यों दे रहे हैं? बता रहा हूँ, नहीं सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह नजीब ने भी बात बोली ना कि दूसरे लड़के रन्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल बाबर के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। एक टाइम हम यही सोच रहे थे ना कि बाबर और रिजवान के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब जब प्लेयर आ रहे हैं ना आपके पास, साइम अयूब आ गया, या सलमान रन्स कर रहा है, या कामरान गुलाम ने, या सऊद शकील रन्स कर रहा है, अब बाबर किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेगा, उसको भी रन्स करने पड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। बैकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस सीरीज में हमने सीखा, देखा कि हर प्लेयर के साथ अगर बैकअप हो, बाबर के साथ कामरान गुलाम हैं, सलमान अली आगा भी हैं, उसके अलावा और भी प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, तो बाबर हैज़ टू परफॉर्म विद द बैट। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इशू ऑफ द डे। तो इशू ऑफ द डे में क्या है, वो भी बाबर आजम से ही मुताल्लिक खबर है कि आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द ईयर है T20 में, उसने बाबर आजम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, अर्शदीप सिंह के साथ, सिकंदर रजा के साथ, ट्रेविस हेड के साथ। तो बाबर आजम यहाँ पर भी हैं भाई,
सही आए T20 में तो परफॉर्मेंस उनकी आप अच्छी सवाल individual। इनसे क्यों शुरू करते हैं? इनसे करें ना सवाल ये यार, चलें, क्या ये आप- आप- ये सवाल बाबर आपका। के स्पोक्स पर्सन है, हाँ, नहीं है ना? नहीं, लोग यही समझते हैं। अच्छा चले आप बोल। नहीं, आप बोला। नहीं पहले आप बोल। चलें आप बोले, मैं देखिए- मौका देता कहूँ। आप बोले। देखिए सबसे पहले बात ये कि आपने ये नॉमिनेशन को इशू ऑफ द डे में क्यों रखा है? नॉमिनेशन तो नहीं, अच्छी इशू बात ऑफ है। द डे इज द कैसे आ गए? स्टोरी ऑफ द डे। हाँ, अच्छा अच्छा, story अच्छा, of ओके ओके। मतलब वो हैरान हो गया ना बाबर कैसे आ गया। हाँ। देखिए 738 रन है, 24 इनिंग्स 24 इनिंग्स हैं, इसमें 33 और 44 जो है वो कनाडा और यूएसए के खिलाफ हैं। सही है, आयरलैंड के खिलाफ बहुत सारे रन हैं। बड़ी टीमों में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अच्छी परफॉर्मेंस है मुसलसल 350 है हाँ हाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं मान रहा हूँ। सही है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 15 की एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 की एवरेज है, हिंदुस्तान के खिलाफ 13 की एवरेज है। इम्पैक्टफुल इनिंग्स मुझे तो याद नहीं एक ही मैच है ना। नहीं मैं एक मैच 13 की इनिंग है ना, 13 ही हुई है। इम्पैक्टफुल इनिंग्स कहाँ है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती और मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को भी ना अब इससे रैंकिंग रेटिंग इन चीज़ों से निकलना है और जीत का सोचना है। अब सबको ऐसा ना लगे कि मैं को बाबर की पर्सनली बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, हमें ये रैंकिंग रेटिंग इन चीज़ों से बाहर निकलना है और हमें जीत का सोचना है। जब जीत का सोचेंगे तब पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 650 हैं, 24 इनिंग्स में 650, T20 में बड़ा फिगर है 50। देखिए आईसीसी की ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी कभार समझ नहीं आती ना। समझ क्यों नहीं आती? जिस तरह हमने 4 प्लेयर्स देखे या T20 के बॉलर्स देखते हैं या बैट्समैन देखते हैं, हम कहते हैं कि यार वो क्यों नहीं है। अब ये तो आईसीसी के ऊपर है कि वो क्या चीज़ें किस तरह देखता है इन चीज़ों को, क्योंकि मैचेस का भी काउंट क्योंकि- होता होगा, हाँ। क्योंकि हाउ इज हर बुमराह नॉट अ चीज़- पार्ट हर ऑफ इट। चीज़ होती है ना, मैचेस भी। वर्ल्ड कप हाँ। का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर जो बीच में आता है और क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लेता है, लेकिन एक वो पीरियड होता उसमें है ना नहीं है। वो इसमें। पीरियड होगा, उस जाहिर सी period बात होता है, है, उसमें उस परफॉर्मेंस period, कैसी हाँ, थी, अब इस- उसके कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स भी होते हैं। Yes, बहुत अब कुछ इस होता है। हाँ Yes. बिल्कुल, अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि बाबर आजम आईसीसी बाबर आजम की मुट्ठी में है। वरना ये बात आपने क्यों की? यार मतलब यानी मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, चेयरमैन बाबर की मुट्ठी में, जब कप्तान था सिलेक्टर बाबर की मुट्ठी में, कोच उसके बगैर हिलता नहीं, ये वो तो ये सारी नहीं तो चीज़ें आपके मैं चेयरमैन ने तो ऑन एयर ये बात की है कि मुझे बाबर के अलावा कोई नहीं, दिखाई वो- नहीं वो देता। एक्स चेयरमैन नहीं, मैं वही एक्स चेयरमैन की बात कर रहा हूँ जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या ये लड़के जो अभी खेल रहे हैं ये क्रिकेट में नहीं थे, ऑप्शन क्रिएट नहीं किए जाते थे। सुफियान मुकीम कैसे आ गया अचानक से? आपको ये फीड किया गया कि आपके पास स्पिनर्स के ऑप्शन नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास और बैटर्स नहीं है, ये क्रिएट किया गया है ना। अच्छा ये सिर्फ बाबर का मसला नहीं है जो सोच रहे हैं, मैं- लेकिन ये आपके अजहर महमूद ने बोला हमारे पास स्पिनर नहीं है। बिल्कुल, जो ये बातें कर रहे थे, ये बात अजहर गलत महमूद है ने ना। बोला ना भाई, आ- आप पिछली हम ये ऐसे क्यों नहीं सोचने बना, लगे हमारा स्पिनर नहीं थे है। कि यही लॉट है 10-15 देखिए, लड़कों अजहर की। महमूद का मैं कसूर नहीं समझता इसमें। वजह कि अजहर महमूद को आप जो लेकर आए वो इंग्लैंड नहीं कसूर क्यों इंग्लैंड नहीं में समझता? रहता। आपके अजहर महमूद को सेव कर रहे हैं क्या? सुन लेना बात। अजहर महमूद का स्टेटमेंट है यार, कंप्लीट करने दे, वो एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, फिर काउंटर करते हैं। स्टेटमेंट है उसका। उनको करने दो, उनको बोलने नहीं दो। नहीं बोले ना, बोले बोले स्टेटमेंट है। मुझे पता है स्टेटमेंट, मुझे पता है फिर? कि स्टेटमेंट है। आप सुन लो ना। बोले। अजहर महमूद है यूके नेशनल, ठीक है, वो पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने देखी। हाउ इज दिस एन एक्सक्यूज? नहीं तो फिर क्या सुन है लो यार? ना यार, बात तो पूरी होने दो यार। इग्नोरेंस इज नॉट एन बात- एक्सक्यूज। हाँ, वो इग्नोरेंट उनकी थी, इग्नोरेंस थी अजहर महमूद की कि वो ये बात कह गए। वो यही कहेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते कहाँ हैं यार। नहीं तो Domestic फिर cricket जो नहीं तो फिर देखेगा, जो बंदा जिस इंग्लैंड में तरह रहता आप है, हो यार, सुने, जो बंदा जिस तरह इंग्लैंड आप में हो। रहता है, सुनना मेरी बात, जो बंदा इंग्लैंड में रहता है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को देखता नहीं, तो वो फिर कैसे टीम में पाकिस्तान कोचिंग की- स्टाफ में आ जाता है, ये बताएं पाकिस्तान मुझे। की- पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको रचा बसा होना चाहिए। फिर? जो कोचिंग में आपकी है ना, जिस तरह से अब कल फर्स्ट क्लास का मैच हुआ, आप मुझे कहते हैं, मैं अभी भी कहूंगा भाई, सुने ना कल कराची में मैच हुआ, आप कहाँ थे? सर, यही तो स्टेडियम मसला में है ना। आपको आपने नजर जब नहीं आया? फर्स्ट क्लास की बात की ना, मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे पता था आपने मेरे पे आना नहीं, है। बच्चे सुने, जब यार, आप ये मुझे क्या कह बात रहे की हैं, मुझे कह रहे हैं जिसका कोचिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो आप मुझे कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट क्लास का नहीं, मैच आपको देखना मैं चाहिए। गलत कहता हूँ। सुने ना, गलत कहता हूँ। नहीं गलत कहते क्योंकि हैं। आप सुने ना, सुने ना, आप बैठ के एनालाइज सुन करते तो हैं। सही, सुने तो सही। कल किसने जब आप डबल मुझे हंड्रेड कहते हैं कि कल फर्स्ट किसी क्लास ने- के मैचेस देखना, तो फिर अजहर महमूद कल कैसे किसी इंग्लैंड से आ गया? कल किसी ने डबल 100 किए। अजहर महमूद कैसे इंग्लैंड से बताओ, आ गया? ये बताओ, नाम अजहर बताओ महमूद यार, कैसे आ किसने? गया? आप मुझे बताएं ना। अजहर महमूद तो मैं तो कैसे आ गया फिर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अजहर महमूद फिर? को नहीं होना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि आप कोच हैं, आपका कोचिंग
को होना चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर। तो फिर अब कल फर्स्ट क्लास में नहीं क्या तो फिर, हुआ पता है? नहीं तो फिर जब आप ऐसी कोचेज आप टीम के साथ रखोगे तो फिर आपके लड़कों के साथ नाइंसाफियत होनी है ना फिर। हाँ ठीक है, ये बात तो इनकार मैं कर ही नहीं रहा, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास मैच पे भी आना नहीं चाहिए। मैं तो इस वजह से क्योंकि आप बैठ के सूट टाई पहन के ऐसे थोड़ी होता है मैं तो कि स्टैट्स निकाल के मैं आप तो किसी को भी रगड़ दो यार। मैं तो ब्लेजर वगैरह पहन के मैं तो यही ऐसे क्रिकेट को थोड़ी होता समझाता है। हूँ। अब कराची के मेरा स्टेडियम में काम कल यही अली जरियाब ने देखिए कल ग्राउंड डबल पता रन कौन किया है। जाता है, ग्राउंड पता कौन जाता है जिसको टेक्निक के बारे में बहुत पता होता है। आपको तो अरे विराट यार। कोहली को कहते हैं टेक्निकल प्लेयर अच्छा नहीं है, अरे तो आप विराट जाके कोहली को देखेंगे छोड़ो, विराट कोहली को छोड़ दो फिर। विराट अच्छा कोहली मेरा को छोड़ अच्छा दो। मैं होस्ट बन गया, मैं होस्ट बन गया ना। मुझे बताएं विराट कोहली जैसे आउट हो रहा है वो क्यों आउट हो रहा है? मैं तो ये पहले सवाल एक मेरा सेकंड आपसे ना, बनता है। हाँ, आप तो सही। टेक्निक मैं के बारे में दे- बहुत मैं अच्छा देता- बता मैं सकते देता हूं हैं। जवाब। बताएं आप कल फर्स्ट क्लास मैच पे आते ना तो आपको टेक्निक का पता चलता। यार मैं तो जाता ही नहीं ना। नहीं आते ना तो यही आप तो मसला जाते है हैं, आपका। आप तो जाते अली हैं। जरियाब ने कल डबल 100 किया है भाई। अच्छा एक बात पता है ये क्यों खैर जाते हैं? हार गया लाहौर, ये आज क्यों हार जाते हैं गया। पता है? सुने सियालकोट ये क्यों जीत जाते गया, हैं? सियालकोट और इनमें ना पेशावर का थोड़े फाइनल। इनमें थोड़े से ना सिलेक्टर के जरासीम भी है। नहीं, ये वो सिलेक्टर भी रह इधर चुके से हैं। वो ना घुमाओ, ये 100 दफा की बात हो चुकी है नजीब। यार आप मुझे बेल आउट यहाँ करेंगे क्योंकि आप जर्नलिज्म करते हुए आपको भी 20 साल तकरीबन हो गए। क्या सिलेक्टर जर्नलिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया था? यार बात सुने भाई, इधर दो बीच में बैठ के मुझे बेवकूफ ना बनाए। जो बात गलत है गलत है भाई। मैं तो किसी का साथ नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ एज ऑब्जर्वर रखा गया वो था। कोई टेक्निक थोड़ी देख के सेलेक्ट कर रहे हैं लड़के को, वो तो क्रिकेटर का काम है। डायरेक्टिव आपकी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, पहले वो ठीक करें। तो इसका मतलब ये बन गए तो क्या हो गया? बन सकते हैं ये भी। नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। आप ये बात बताओ, आप घर से मुझे ये बताएं आप घर से क्यों नहीं आते? मुझे ये बताएं विराट कोहली की टेक्निक कैसे ठीक होगी? विराट कोहली अभी करते ना, टेक्निक पे बात करते हैं। आप घर से निकलते मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं। आप क्यों नहीं आते फर्स्ट क्लास मैच? आ जाएंगे, आप मुझे फोन करेंगे, मैं आ जाऊंगा। 2 तारीख को अब फाइनल होगा कायदम ट्रॉफी का। ठीक है। पेशावर और कौन सी टीम है दूसरी? आपने अगर मुझे सियालकोट देखो जाते खुद है पूछ मुझसे रहे ना, ये किसी वजह से सवाल मैंने किया। आप मुझे फोन करेंगे? अगर आपका फोन नहीं आया चलो मैं फोन कर दूंगा। बस ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। अब आप सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल विराट कोहली पे था। विराट कोहली क्या विराट आपने खुद बोला आपने इतने व्यूज लिए हुए उसके ऊपर टेक्निक नहीं यार, टेक्निक की बात नहीं। देखिए एक शख्स जब एक ही जगह आउट हो रहा है, वो आउट हो रहा है विकेटों के पीछे या स्लिप में या कॉल, ये तो हमें भी पता है। तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल फ्लॉ होगा ना भाई उस पे। देखिए अब टेक्निक पे विराट कोहली की आप ही मैं तो बताएंगे बात यार, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, बताऊंगा। मैं तो आप टेक्निक पे दोनों बात नहीं बताएंगे। करूंगा। बहुत बड़ा प्लेयर है, बट जब फॉर्म खराब होती है तो फिर ऐसा ही होता है कि वो 6ठी 7वीं स्टंप पे बॉल को चेस करते हुए जाते हैं और आउट हो जाते हैं। मसला ये है कि अब वो इतनी बुरी फॉर्म पे है कि धक्का मुक्की पे आ गए हैं। देखिए ऑन सीरियस नोट, ठीक है, देखिए जो भी अच्छा बड़ा प्लेयर होता है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। ये बात समझें, टीम का प्रेशर, सिलेक्टर्स का प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर, आवाम का प्रेशर उसके ऊपर होता है। जिसने 100 की आदत डाली हो, जिसने 150 की आदत डाली हो। मैं विराट कोहली के साथ मैं रोहित शर्मा को भी ऐड कर रहा हूँ, वो उसका भी बुरा हाल है। जब आपके ऊपर प्रेशर आता है ना, आप अपने शॉट्स रोकते हैं, आप कहते हैं भाई थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, संभल के खेलो, ये ना गलत शॉटें मार दो। जिन प्लेयर्स को शॉट्स खेलने की आदत होती है ना, अब रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा तो टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है। ये बात सुने हम क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में ना खो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि बड़ा प्लेयर टेस्ट में ओवरसीज, आपको पता है ओवरसीज 2 सेंचुरी हैं, सारे रन इंडिया में। टेस्ट मैच खेला भी कम है ना यार, उसको डेब्यू उसका हुए तकरीबन 15 साल हो गए और वो 60 के करीब टेस्ट मैच खेला है। कोहली ने 100 प्लस टेस्ट मैच खेले, 125। देखिए अगर हम लोग कहते हैं ना कि वो टेस्ट का प्लेयर नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे वो खेल रहा है, जो सिलेक्ट करते हैं, वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? सिलेक्टर भी पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। सुने ना, वो अजीत अगरकर उनके सिलेक्टर किसी रीजन की वजह से सिलेक्शन होती है। अगर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो खुले डुल्ले शॉट खेलता है, अगर आप उसको विकेटों के बीच में बॉल करते रहेंगे, वो फंसेगा। एक तो उसकी फॉर्म नहीं है, वो बोलेगा रन करूं किसी ना किसी तरीके से करूं। तो जो तेज़ खेलने वाला प्लेयर होता है उसको वैसी फॉर्म में वापस आना बहुत मुश्किल उसके लिए हो जाता है। दूसरी तरफ विराट कोहली की मैं बात करता हूँ। विराट कोहली का जो मुझे ऐसा लगता है, उसका बैट इस वजह से भी निकलता है ज़रा सा ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल जाता है, क्योंकि वो खेलता है इंडियन पिचेस के ऊपर। अच्छा, और भी वहाँ पे शॉट्स ये लग जाते हैं, वहाँ पे लगते हैं शॉट, लेकिन ये बार बार आउट हो रहा है। बार बार आउट होने का मतलब पता क्या है कि ये ओपन हो रहा है, इसका शोल्डर ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से वो जा रहा है, इसकी टांग जो है बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप पे जा रही है, वो रीज़न हो सकता है। अब कहने का मकसद ये, ऑस्ट्रेलिया में तो रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। नहीं वो है, जब फॉर्म नहीं है तो नहीं वही ना, जब फॉर्म नहीं तो फिर इस किस्म की बातें नहीं है तो नहीं है। लेकिन ऑफ द फील्ड भी उनके बहुत सारे वाकयात हुए। वो
तमाशाइयों पे से उलझ गए। उससे पहले वो खेलते हुए बच्चा जो उसका नाम क्या है, सैम कॉन्स्टेंस, मैं हमेशा ना नाम उसका भूल जाता हूँ, कांस्टेंट मुझे नाम बस ये याद है, उससे वो उलझ के, ये देखें स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, तो यार ये हरकत तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हरकत तो जस्टिफाई नहीं हो सकती तनवीर साहब। देखिए ये आई थिंक बहुत बुरी हरकत की है, जिस लेवल का वो प्लेयर है, मतलब यानी मैसेज क्या दे रहे हैं आप दूसरों को, आपके सामने बच्चा है बिल्कुल, वो 19-20 साल का बच्चा है, उसकी कुछ वीडियोस आई हैं उसमें वो आपको अपना रोल मॉडल कह रहा है, वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स बता रहा है, और आप वो कर रहे हैं। लेकिन चले खैर, अब ये मेरे हिसाब से बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी चला गया, 20% फीस भी फाइन हो गई, एक डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया, इससे आगे बढ़ना चाहिए। इशू ये है कि वो ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली एक प्लेयर के ऊपर इतना प्रेशर है वो जब उससे रन नहीं तो हो मतलब आप कुछ भी कर देंगे और आप ये कहेंगे मैं साइकोलॉजिकल नहीं प्रेशर में सजा तो मिल गई ना, मतलब आई एम श्योर कोहली ने भी रियलाइज किया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि किसी को गिरा के उसको मुक्के मारने यही बात अब ऐसा भी नहीं है, यही बात है ना, मतलब वो आप यार आप क्या समझते हैं इन चीजों को, भाई ये चीजें बहुत आसान नहीं है। तो आपका जब आपके पीछे आपके देखिए बात सुने, जब आपके पीछे 50,000 1 अरब 1 लाख बंदा जब 1 लाख बंदा जब आपके पीछे बैठा हुआ होता ना आपको देखने के लिए कि यही हमारा मुल्क का स्टार है, यही सब कुछ है, भाई जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, 36,000 बातें आप पूरा दिन सुनते हैं, रोज सुनते हैं, होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, कहीं जाते हैं, बातें कसी जाती है, ये चीज़ें रिएक्ट करता है, ये सब चीज़ें वो हैं। तो आपके अंदर ऐसा क्या है, आप भी तो रिएक्ट कर जाते हैं ना एकदम, अभी क्रिकेट छोड़े आपको ज़माना हो गया, लेकिन आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो नहीं कंट्रोल में कर लेता, मैंने कभी कुछ बोला आपको, मैं ये कंट्रोल करना चाह रहा हूँ कि एथलीट्स के अंदर कुछ ऐसा होता है क्या? देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप इस किस्म के रिएक्ट करते हैं, कभी आप खेल रहे होते हैं और आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती है, हीट ऑफ द मोमेंट, कभी ग्राउंड में आप अपने नाम को सामने रखते हैं, आप कोई यंगस्टर आपके साथ वो कुछ कर रहा है तो आप उसके ऊपर चले जाते हैं, या अगर कोई यंगस्टर बैटिंग कर रहा है, आप बॉलर हैं, आप सीनियर हैं, वो आपको चौके मार रहा है, आप जाके उसको स्लेजिंग वगैरह करने लग जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये हीट ऑफ द मोमेंट या इस तरह ये चीज़ें। रोहित शर्मा पे बहुत कुछ हो रहा है कि उसको टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। देखिए मैं वही कहूँगा कि टेस्ट कि वो इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं जितने बड़े वो लिमिटेड ओवर्स के हैं, और अब अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अब जब वही मैं 3 चीज़ें मुझे लगता है 3 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ। नंबर 1, कप्तान जब परफॉर्म नहीं करता, ऑलरेडी कैप्टनसी का प्रेशर, और ऊपर से अपनी परफॉर्मेंस ना, इस पूरे टूर पे अब तक नंबर ही नहीं सेट हो पाया, कभी नीचे आ गए, कभी ऊपर आ गए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, गिल बाहर बैठा हुआ है, केएल राहुल भी नहीं समझ पा रहा कि मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लम रही इनके साथ। फिर मैंने आपसे कहा जैसे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में ही इज एक्सेप्शनल, इस बार नहीं कर पा रहे, ये एक प्रॉब्लम रही। तीसरा, पंत पे जो जिम्मेदारी होती थी ना, इस बार ही इज मेकिंग अ मैस ऑफ इट, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ, मैं यही शॉट खेलता हूं, मेरा यही तरीका है। सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट जैसा गावस्कर साहब ने कहा भी, उन्होंने तो खैर 3 बार स्टूपिड कह दिया। मुझे ही बताएं, अभी जो ट्रेविस हेड ने 150 रन की इनिंग खेली थी, उस इनिंग में मुझे बता दे कितने उल्टे सीधे शॉट मारे उसने थर्ड मैन पे, और वो T20 का बेस्ट प्लेयर नॉमिनेट हुआ, वो टेस्ट में ऐसा खेला। ये देखिए, ये बैट्समैन को एक चीज सोचनी समझनी चाहिए, अगर आप अपने फेवरेट शॉट्स पे रन्स बना रहे हैं तो फिर आपको उल्टे सीधे ये वो करने की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल अपनी सीधी क्रिकेट खेलते रहे, उसके बाद जब आप इस किस्म की शॉटें मार के आउट होते हैं तो फिर आपके ऊपर बातें सुनी जाती हैं। आज का जो सीन था ना, उसमें तो आपको रन्स, यू आर नॉट गोइंग फॉर रन्स, यू आर गोइंग फॉर सर्वाइवल। तो आप वो एक ट्रेविस हेड को छक्का भी मार देते, मैं कहता हूँ, तो क्या फर्क पड़ जाता उससे, मैच जीत जाते, तो जरूरत क्या थी वहां? तो गावस्कर साहब थोड़े से ओवरबोर्ड चले गए, लेकिन वो बात जो मतलब उनका ठीक, वो जान के नहीं, वो बिल्कुल उस मोमेंट में उन्होंने तो जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा ये ड्रेसिंग रूम नहीं, इनको चाहिए दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, क्योंकि आपने जो है वो उनको फेवर दिया है, और वो उस वक्त वो मैच टर्निंग पोजीशन जरूर थी, लेकिन ये तो दरवाजा आपने खोल दिया ना। जो आप इस आखिरी सेशन में 7 विकेटें गिरी हैं 43 रन्स पे, आखिरी सेशन में 7 विकेटें, कोई सोच नहीं सकता था कि कोई और रिजल्ट होगा ड्रॉ के अलावा।
आपकी एक गलती की वजह से वो फिर लाइन लग गई। कितने कितने बैट्समैन आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे जब इस तरह शॉटें मार के आते हैं, कमेंटेटर क्या कहता है फ़ौरन से, यार ये क्या शॉट मारा है, ये कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि किस सिचुएशन में क्या। अब जो बैट्समैन रन्स करता है, जो बड़ी इनिंग खेलता है 150-200 रन की, तो क्या उसकी इस 150-200 में डिफरेंट सिचुएशन नहीं आती उसके? बहुत आती है। लेकिन वो उस सिचुएशन को समझता है कि मैंने अब मारना है या नहीं मारना है, रोकना है या नहीं रोकना, सेकंड न्यू बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, देते हैं ना सेकंड न्यू बॉल रिस्पेक्ट। कल मैंने देखा उससे पहले पुरानी बॉल को मार मार के बुरा हाल कर देते। जैसे ही सेकंड न्यू बॉल आता है या थर्ड न्यू बॉल आता है, अगर वो खेल रहा है, वो कैसे थोड़ा सा लेफ्ट करने लग जाता है, रिस्पेक्ट देने लग जाता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैंने 200 किया हुआ, तीसरा न्यू बॉल आ गया तो मैंने इसको भी मारना है। नहीं, वो सिचुएशन जो डिमांड कर रही होती है। इसीलिए मैंने अपने प्लेयरों के बारे में आपको बोला था ना मैं भी कि बताना प्रेशर लेते हैं, सिचुएशन नहीं समझते, बिलीव नहीं है हमारे लड़कों को। तो कोई भी लड़का, अगर ऋषभ पंत ने शॉट खेला है, उसके दबाव में पता क्या था, यार मैं जिस तरीके से शॉटें मारता हूं ना, मैंने अभी तक मारी नहीं, 108 बोले या 106 बोले खेल गया, 30 रन किए, तो मैंने ये काम करना है। तो उसने पहली इनिंग में भी मार के आउट हो गया, दूसरी इनिंग में। इस वक्त टेस्ट में नंबर 1 चॉइस फॉर विकेट कीपर बैटर इज ऋषभ पंत। तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि आपको अपनी ये जो टेम्पटेशन है ना कि ये बॉल आ रही है मेरे एरिया में, मैं अपना वो वाला शॉट खेल लूं, उससे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अब इतनी हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, क्रेडिट देना चाहिए आपको पैट कमिंस को। जो एनर्जी डे 1 पे थी वही आखिरी दिन थी, जिस पेस के साथ उस वक्त था उसी पेस के साथ आखिर में भी था। और वो जो मौका, अपॉर्चुनिटी, दिस इज व्हाई वी से कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ टीम नहीं है, एक माइंडसेट। अच्छा, एक और आपने उस माइंडसेट से लड़ना। माइंडसेट की नजीब तुमने बात की, ऑस्ट्रेलिया मीडिया जिस तरह से बिहेव करता था, वो बड़ा एग्रेसिव करता था, तो इंडिया ने शायद उसको काउंटर करने के लिए अपने प्लेयर्स को भी हटा दिया कि कोई बात नहीं करेगा, हिंदी में बात करेंगे, सब अंग्रेजी में कोई बात नहीं करेगा। तो ये शायद उनको बैकफायर कर गई ये स्ट्रैटेजी। ये मुझे ऐसा लगता है जब ग्रेग चैपल इनके सिस्टम में आए ना, उसके बाद से ये सारी चीज़ें चेंज होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। कि पहले आपने देखा होगा इंडियन ज़्यादा बोलते नहीं थे, ना स्लेजिंग करते थे ना, तो ये यंग ब्रीड कैसे ऐसी हो गई। उन्होंने उनको सिखाया, ट्रेन किया कि आप अग्रेशन शो करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगती। ऑब्वियसली आप किसी 19 साल के बच्चे को जाके धक्का मारेंगे तो वो इट्स नॉट अ जेंटलमैन थिंग टू डू। अदर देन दैट मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि एग्रेशन होना चाहिए, आपको अपनी बात मनवानी। अब आप देखें कैसे बॉर्डर गवास्कर एशेज से बड़ी होने लगी, सीरियसली एशेज से बड़ी होने लग गई है। वो जो बराबरी का मुकाबला है वो देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। 10 साल से वो जीत नहीं पाए हैं ऑस्ट्रेलियंस, इस बार ये मौका है, लेट्स सी क्या होता है। और ऑस्ट्रेलियन ने जिस तरह से अपना गेम प्ले शो किया वो ज़बरदस्त है। इंडिया को किसी डिपार्टमेंट ने पर टेस्ट के बाद से इंडिया बस पीछे ही पीछे है इंडिया। और ये जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस की बात आप करने वाले थे, पैट कमिंस ने जो बॉलर लाया, ट्रेविस हेड ने आउट किया ना दूसरी, ट्रेविस हेड ने, तो कितनी शानदार ये परफॉर्मेंस है। मतलब पाकिस्तान के पास भी ऐसा ऑप्शन था कि पाकिस्तान भी अपने लगे बंदे ऑप्शन से हटता, स्पिनर को लाता। अच्छा देखिए, एंड द रिव्यूज, कितने दोनों रिव्यूज जो उन्होंने आज के दिन में लिए हैं वो दोनों बड़े शानदार थे। एक पे उस्मान ख्वाजा ने उनसे कहा मैंने 2 आवाजें सुनी है, रिव्यू लें, किसी को नहीं लग रहा था। फिर वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो बना था इसका जायसवाल का। चलो ठीक है, ये बात तो होती रहेगी, लेकिन हमारा अगला सेगमेंट भी है जिसको कहते हैं हैव योर से, जिसमें आपकी आवाज़ हम शामिल करते हैं। लेट्स गो टू हैव योर से। हैव योर से के हवाले से हमने एक नंबर आपको दिया था और वो नंबर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर किया था। उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया, तो उसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका रिस्पांस बहुत शानदार है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रहने वाले लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं। जो पाकिस्तान, ये स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने हमें रिस्पॉन्स किया है उनके मैसेजेस आज शामिल करें। और कल इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान से बाहर से न्यूजीलैंड से आया मैसेज, पुर्तगाल से आया, अमेरिका से आया और इंग्लैंड से भी मैसेज आए, तो वो आपको कल दिखाएंगे। पाकिस्तानियों के मैसेजेस आज सुनिए। टीम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान है और मेरी तमाम तर वेल विशेस पाकिस्तान टीम के साथ, ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि फाइनल्स में पाकिस्तान ज़रूर पहुँचे और इस दफ़ा जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। और चूँकि पाकिस्तान इस साल मेज़बानी भी कर रहा है तो काफ़ी भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी टीम पर।
तो यस, मेरी तरफ से बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी बेस्ट विशेस ग्रीन शर्ट्स के लिए। बैकअप ओपनर के तौर पर शान मसूद और फ़खर जमान दोनों को लाजमी होना चाहिए। सेम अयूब के साथ फ़खर जमान और फिर सेकंड चॉइस शान मसूद को होना चाहिए। प्रॉपर टेक्निक वाले बैट्समैन लेने चाहिए। पावर हीटर के तौर पर, बैकअप के तौर पर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसलिए खुशदिल शाह को देखना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर वनडे का ऑलराउंडर है। हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर वसीम जूनियर को लेना चाहिए। मेरे ओपिनियन में साइम के साथ फ़खर को ओपन कराना चाहिए और शान मसूद को बैकअप में रखना चाहिए। शान की लिस्ट में 50+ एवरेज है और उनको इतने ओडीआई इंटरनेशनल में मौके नहीं मिले। और दूसरा है कि हमें एक प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर लाइक कासिम अकरम और अरफात मिनाज को प्रिपेयर करना है और अपनी प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना है। तो ये जो चीज़ें अगर हम इम्प्रूव कर लें तो हमारी टीम एक वर्ल्ड क्लास और अनबीटेबल बन सकती है और हम होम टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फ़खर जमान को होना चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह पे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। बाकी टीम कम्बिनेशन ठीक है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है हमारी। फ़खर को खिलाते हैं तो हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि साईं बहुत अच्छा खेल रहा है माशाल्लाह से, और बैटिंग लाइन देखें तो शानदार है माशाल्लाह। और मैं सबसे बात करूंगा कि अभी टीम बहुत अच्छी है लेकिन फ़खर की ज़रूरत है। फ़खर जमान होना चाहिए टीम के अंदर। मेरी राय में फ़खर जमान को प्लेइंग 11 में भी शामिल होना चाहिए और अब्दुल्ला शफीक तो भले स्क्वाड में ही ना हो तो कोई मसला नहीं। हम चैम्पियन ट्रॉफी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हमें पूरा यकीन है हमारी पाकिस्तानी टीम चैम्पियन ट्रॉफी ज़रूर जीतेगी इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तानी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने पब्लिक की व्यू सुने, पब्लिक का व्यू आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। फ़खर जमान की फ़ैन फॉलोइंग और फ़खर जमान को देखना चाहते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की वाइट बॉल स्क्वाड में, वनडे स्क्वाड में। तो क्या गलत कह रहे हैं? गलत आपको नहीं लगता? मैं 2 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ और मुझे लगता है इनको ज़रूर टीम में होना चाहिए। ये तो कहते हैं टीम में नहीं होना चाहिए, अनफिट है। आपने क्या कराना है? आपने रेस लगवानी है। आपने इनकी बात मान ली। आपने इनकी बात मान नहीं, आप दोनों साथ ये पहले दिन भाई से वो फ़खर क्लिप की बात कर निकाले, रहे हैं। वो क्लिप निकाले, पहले दिन सुना से- इनको जब इन्होंने बोला कि फ़खर जमान अनफिट है और टीम में नहीं आ सकता। बिल्कुल, मैं स्टैंड करता हूं अपनी बात पर। मैंने कहा था फ़खर अनफिट है, मुझे मालूम है क्योंकि फ़खर ने फिर इंटरव्यू करके बात साफ कर दी थी। खैर, अब प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। नहीं, अरे ये इनकी प्रोग्राम बात तो सुन ले, अपनी बात करके साइड पे हो गए। कल प्रोग्राम शुरू करूंगा। ओ भाई फ़खर उनका जमान जवाब से तो ले ले, कल ये नहीं होंगे भाई। सिर्फ 2 प्लेयर्स के नाम लेना चाहूंगा, फ़खर जमान और इमामुल हक। ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस में वनडे टीम से बाहर नहीं होते हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब, आप आए, शो को आपने रौनक बख्शी और पीटीवी से आपका ताल्लुक बहुत पुराना, 2011 के बाद आप। जी 2011 के बाद आ रहा हूँ और पहला शो मैंने यहाँ 2003 में किया था। बड़ी बात है जी। और तनवीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनका जवाब मेरे से कल नहीं पूछना। नहीं कोई नहीं, आज की बात आज ख़त्म, कल हम नया शो लेकर आएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आप इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको नंबर स्क्रीन पर हम दिखा चुके हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हम नंबर्स अपने दोबारा देंगे और कल एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।